सभी भाइयों को नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। जो चैप्टर चल रहा था हमारा जीवन के दौरान पोषण और मातृ शिशु मृत्यु दर, ठीक है। तो उस चैप्टर का जो है हम लोग आज प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। बिल्कुल अच्छे से करेंगे और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न हैं। जो प्रश्न आते हैं वही प्रश्न रखे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, ठीक है। PNDT, ठीक है, PNDT 1994 अधिनियम और इसके संशोधन का उद्देश्य निम्नलिखित में से परिपाटियों का प्रतिषेध करता है, ठीक है। किसका विरोध करता है ये, किस चीज़ को, मतलब कहने का मतलब ये है कि PNDT 1994 किसका विरोध करता है। सब कुछ बताया जाएगा, फुल फॉर्म में बता देंगे, नीचे दिया हुआ है, तो एक अलग से बताने का कोई मतलब नहीं है। तो भारत में गर्भपात का, कि भारत में लिंग चयन गर्भपात का, कि बच्चे के गर्भपात करने की महिला की स्वच्छता का, कि भ्रूण या गर्भपात करने की कानूनी अधिकार का। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि भारत में लिंग चयन गर्भपात का। देखिए, जब बच्चियों का मतलब कि जन्म दर घटने लगा तो सरकार इस पर विचार करने लगी कि बच्चियों का जो है संख्या क्यों घट रहा है लड़कों की अपेक्षा। तो उसको उनको ये पता चला कि जो है जो लोग जो है बच्चियों को गर्भ में ही मार दे रहे हैं अल्ट्रासाउंड करा के। तो उस इसलिए जो है इस चीज़ को लाया गया। तो देखिए इसमें दिया हुआ है ये चीज़ कि यह अधिनियम जो है भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते हुए लिंग अनुपात को रोकने के लिए भारत संसद द्वारा पारित किया गया, संघीय कानून द्वारा पारित किया गया। कब? 1994 में। कौन सा कानून? यही प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक एक्ट 1994, PCNDT एक्ट 1994। इसको याद कर लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994, अर्थात लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। हिंदी में लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994। अब इसको जो है वर्ष 2003 में और 2011 में संशोधित भी किया गया है, ठीक है। इस अधिनियम के ने प्रसव पूर्व लिंग के निर्धारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस अधिनियम ने प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण पर क्या कर दिया है? प्रतिबंध लगा दिया है। PNDT लिंग निर्धारण, मतलब कि लिंग के आधार पर जो भी प्रसव होता है उसको जो है वो कर दिया है, खत्म करने की कोशिश की है। PNDT एक्ट 1994 के तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है। जन्म से पूर्व जो है शिशु की लिंग के जांच पर क्या है? पाबंदी है 1994 के तहत में। ऐसे में अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक नोग्राफी कराने वाले जोड़े या करने वाले डॉक्टर, लैब कर्मी 3 वर्ष की सजा और 10,000 अधिकतम जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। जो भी ऐसा काम करेंगे, लिंग जो है प्रसव पूर्व जांच करेंगे, किस चीज़ का? लिंग का, माँ के गर्भ में, और बता देंगे कि हाँ ये आपके अंदर ये बच्चा है, लड़का की लड़की है। तो ऐसे जो है अल्ट्रासाउंड करने वाले कर्मियों को 3 साल की सजा है। देखिए याद भी रखना है आपको कि सजा कितने साल की है, तो 3 साल की सजा है, वो भी अधिकतम है, और 10,000 रुपये क्या है? जुर्माना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 2 पे आते हैं। प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति क्यों आई है, जबकि पश्चिमी जगत में नहीं है, ठीक है। आज वाली स्थिति का मतलब क्या है कि लड़कियों को जो है, लड़कियों की संख्या कम होना, लड़कियों की संख्या कम क्यों हुई है कहने का मतलब है, जबकि पश्चिमी देशों में जैसे अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, इन सब देशों में ऐसा नहीं है, ठीक है। वहाँ जनसंख्या ठीक ठाक है। तो अपने इंडिया में क्यों ऐसा है कि पुत्री के उच्च मूल्य, पुत्री के प्रति विरुचि, पुत्र के प्रति विरुचि या विवाह के प्रति विरुचि। उत्तर बी है कि पुत्री के प्रति लोगों की रुचि नहीं पैदा करना। उसका मुख्य कारण है दहेज, ठीक है, कि लड़की हो जाएगी, दहेज देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, फिर चली जाएगी। और कुछ पारंपरिक कारण भी है, जैसे ये हमको मुखाग्नि नहीं देगी तो हम जो है स्वर्ग में नहीं जाएंगे। अब ऐसे मुल्क को क्या हम समझाएं। प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी के कारण जो है भारत में गुमशुदा बालिकाओं की आज वाली स्थिति पुत्री के प्रति विरुचि के कारण आई है। जो आज वाली स्थिति आई है, मतलब संख्या कम हुआ है, वो मतलब कि गुमशुदा बालिका, मतलब कि वो अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी कारण हुआ है। उस क्या करते हैं, जांच करके जो है और भ्रूण हत्या हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। जबकि पश्चिमी जगत में ऐसा नहीं है। इसका प्रमुख कारण है दहेज प्रथा। क्या है? दहेज प्रथा है। यही कारण है कि प्रजनन औषधि में अल्ट्रासाउंड प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग कर लिंग परीक्षण किया जाता है। लड़की होने पर गर्भपात करा दिया जाता है, और जिसके कारण जो है परिणामस्वरूप बालिकाओं का लिंग अनुपात में लगातार ह्रास हो रहा है।
ठीक है, लगातार कमी आ रही है। ठीक है, तो दहेज प्रथा इसका मुख्य कारण माना गया है। इसमें अल्ट्रासाउंड टेक्निक का प्रयोग करके जो है बच्चियों को गर्भ में ही मार दिया जा रहा है, और इस जो है इनका जो है लिंग अनुपात में कमी आ रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 3 पे आते हैं। शिशु मृत्यु के से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? जो शिशु का मृत्यु हो रहा है उन इसमें से निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं? तो जन्म के समय शिशु का कम वजन, अस्पताल में प्रसव पूर्व का अभाव, प्रसव सुविधा का अभाव, गर्भवती माता का पोषणपरक स्थिति, गर्भ निरोधक उपायों का प्रयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी कि मतलब कि शिशु मृत्यु से संबंधित निम्नलिखित में कौन कारक सही है? तो देखिए, जन्म के समय जो है शिशु का कम वजन, शिशु अगर कुपोषित हो जाएगा, और उसका मुख्य कारण है कि माँ जो है कुपोषित होती है, तो जो है अगर कम वजन है, 2 किलो से कम वजन है, तो जो है मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, बच्चा जो है कमज़ोर माना जाता है। अस्पताल में प्रसव सुविधा के अभाव होना, प्रसव सुविधा नहीं है, सही से प्रसव नहीं हो पाया है तो भी मरने के चांस बढ़ जाते हैं। शिशु मृत्यु के और गर्भवती माता के पोषण परक स्थिति, और गर्भवती माँ का सही पोषण नहीं हुआ है तो भी मरने के चांस बन जाते हैं। लेकिन गर्भ निरोधक गोली खाने से जो है शिशु के मृत्यु पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो इसका उत्तर आपको डी हो जाएगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। शिशु मृत्यु से संबंधित प्रमुख कारकों में जन्म के समय शिशु का कम वजन होना, अस्पताल में प्रसव सुविधाओं का अभाव होना, तथा गर्भवती माता का पोषण की स्थिति खराब होता है, तब होता है। शिशु मृत्यु दर से प्राय आयु के प्रथम वर्ष में मृत्यु है। शुरुआती प्रथम वर्ष में जब मृत्यु हो जाती है, 1 वर्ष में, 0 से लेकर 1 वर्ष के बीच, तो उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। ठीक है, 0 से लेकर 1 वर्ष के बीच। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 पे आते हैं। एक समाज विशेष में प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है। एक समाज के विशेष में प्रसव पूर्व योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को कहा जाता है। तो रोगग्रस्त दर, मृत्यु दर, प्रजनन दर या जनक शक्ति दर। ठीक है, तो इसका उत्तर जाएगा सी। ढंग समझ लेते हैं इसमें। देखिए, बहुत ही अच्छी किताब है, ठीक है, और बहुत ही ढंग से चीज़ों को रखा गया है, और ऐसे ही प्रश्न रखे गए हैं जो आते हैं। ठीक है, आते हैं। एक समाज विशेष में 1000 प्रसव योग्य उम्र की महिलाओं द्वारा उत्पन्न जीवित जन्मे बच्चों की औसत संख्या को प्रजनन दर कहते हैं। एक समाज विशेष में 1000 प्रसव योग्य कौन सी महिलाएं होती हैं? जो 15 से ऊपर, 45 से नीचे होती हैं। ठीक है, और उनमें जो जीवित बच्चे होते हैं, जो जीवित बच्चे हैं, जिंदा बच्चे हैं, उनके औसत संख्या को क्या कहते हैं? प्रजनन दर कहते हैं। डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट आता है। 1000 प्रसव योग्य महिलाओं द्वारा पैदा हुए जीवित बच्चे, ये होता है प्रजनन दर। 1000 प्रसव योग्य महिलाओं द्वारा क्या होता है? पैदा किए हुए जीवित बच्चे को कहते हैं प्रजनन दर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 5 पे आते हैं। स्त्रियों को की जीवित बच्चों को जन्म देने वाली क्षमता को कहा जाता है। जो स्त्रियां होती हैं, जो जीवित बच्चों को जन्म देती हैं, ठीक है, उनकी क्षमता को क्या कहते हैं? प्रजननता कहते हैं, अस्वस्थता कहते हैं, जनन क्षमता कहते हैं, या अजनन क्षमता कहते हैं। तो उसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि प्रजननता कहते हैं। स्त्रियों के जीवित बच्चों को जन्म देने वाली क्षमता को कहते हैं प्रजननता। ठीक है, स्त्रियों को जीवित बच्चों को जन्म देने वाली क्षमता को कहते हैं प्रजननता कहते हैं। अब सारे प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छे हैं सारे प्रश्न, जो भी हो चुके हैं, जो भी होने वाले हैं। ठीक है, इनको कृपया करके ध्यान से पढ़ लीजिए, कि 1-2 बार देख लेंगे सब याद हो जाएगा, लेकिन देखना जरूरी है। ठीक है, आंखों के सामने होकर गुजरना जरूरी है, ताकि कंफ्यूजन न बने। एग्जाम में जो भी हम करें कॉन्फिडेंस से करें कि हाँ, हम ऐसे प्रश्न करके आए हैं। ठीक है, प्रमुख पोषक पदार्थ हैं अनाज, दूध, फल या उपयुक्त सभी। तो प्रमुख पोषक पदार्थ में सभी आते हैं भाई। दूध भी जरूरी है, अनाज भी जरूरी है, फल भी जरूरी है। सबसे अलग अलग मिलते हैं, किसी से कार्बोहाइड्रेट मिलता है, किससे विटामिन मिलता है, किससे मिनरल्स मिलता है, किससे प्रोटीन मिलता है, सब जरूरी है। ठीक है, हमारे शरीर के लिए। सामान्य पोषक पदार्थों में निम्न शामिल है, जैसे अनाज, दाल, फल, दूध, मांस, अंडा, गुड़, तेल आदि। जो भी बने हमारी क्लास ले रही हैं, उनको इस प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली है। उपयोगिता के आधार पर पोषक तत्व तो कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा, उपयोगिता की बात हो रही है, बताया जा चुका है। 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो उपयोगिता के आधार पर जो है
पोषक तत्व तो 4 प्रकार के होते हैं, देख लीजिए कौन कौन से। इसको एकदम थ्योरी पार्ट में कराया भी गया है इसको। ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व, ठीक है, क्या है? ऊर्जा उत्पादक पोषक तत्व। ऊर्जा कौन उत्पादन करता है? वसा करता है, कार्बोहाइड्रेट करता है। वृद्धि एवं निर्माण संबंधित पोषक तत्व कौन करता है? प्रोटीन करता है। उपाचयी नियंत्रण पदार्थ मतलब कि विटामिन करता है, लवण करता है और जल करता है। उपाचयी नियंत्रण में कौन कौन है? विटामिन, जल, लवण और जल है। अनुवांशिकी में कौन है? न्यूक्लिक अम्ल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 8 पे आते हैं। किसका कथन है कि पोषक मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक और जैविक पहलुओं के बीच का संबंध है? किसका कहना है कि जो पोषक होता है मनुष्य व उसके शारीरिक, सामाजिक, जैविक पहलुओं के बीच का संबंध है? बताया जा चुका है। पुरकिन साहब का है, फ्राइड का है, टर्नर का है, फ्रेडरिक का है, तो उत्तर हो जाएगा ये। थोड़ा ध्यान देंगे ना तो इनको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। ये सब, ये जो फ्राइड्स हैं, फ्रेडरिक है, ये सब क्या है? मनोविज्ञान वाले हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देके जो है, और हल्का फुल्का आप ध्यान देते हैं तो इस चीज़ों को एलिमिनेट भी किया जा सकता है। पुरकिन ने पोषण के परिभाषित करते हुए कहा है कि पोषण मनुष्य तथा उसके बीच का संबंध है, जिसमें शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक एवं जैविक पहलू भी शामिल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 9 पे आते हैं। पोषण की कुल कितनी मुख्य स्थितियां होती हैं? जो पोषण है उसकी कुल कितनी मुख्य स्थितियां हैं? 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? उत्तर है बी, यानी कि 2 है। कितने हैं? 2 हैं। पोषण की मुख्य स्थितियां 2 हैं, बताया चुका है, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण यानी कि उचित पोषण, कुपोषण यानी कि अल्प पोषण, ठीक है। अरे एक तो सही से पोषण पोषित होगा या तो सही से पोषित नहीं होगा, यही 2 स्थिति बनेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आते हैं। पोषक पदार्थों को प्रभावित करने वाले कारक हैं। जो पोषक पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक हैं, हम बता चुके हैं कि पोषक पदार्थ जो है, इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया था कि लिंग के आधार, पोषण कैसा होना चाहिए? लिंग के आधार पर होना चाहिए, शरीर की बनावट के आधार पर, जन्म कहाँ, मतलब किस क्षेत्र में आप रहते हैं, भौगोलिक स्थिति के आधार पर, आपकी उम्र क्या है, आपका स्वास्थ्य कैसा है, ठीक है, सब स्थितियाँ बनती हैं उसमें, ठीक है। तो देखिए, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आयु है, लिंग है, स्वास्थ्य है, या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा उत्तर इसका। पोषक पदार्थ को प्रभावित करने वाले कारक में मुख्यतः लिंग है, आयु है, गर्भावस्था है, स्वास्थ्य है, स्तनपान है, संक्रमण इत्यादि है। इन स्थितियों में जो है स्पेशल तरीके से आपको पोषण चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 11 पे आते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, चलिए अब सही है। पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह परिभाषित किसने किया है? जो पोषण है शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, यह किसने परिभाषित किया है? फ्राइड ने किया है, डीएफ टर्नर ने किया है, पुरकिन ने किया है, या क्रो एंड क्रो ने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि डीएफ टर्नर साहब ने किया है। उपयुक्त परिभाषा व्याख्या करते हुए डीएफ टर्नर ने कहा है कि पोषण शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं का संगठन है, जिसके द्वारा सजीव प्राणी ऐसे पदार्थों को ग्रहण करता है जो शरीर के विभिन्न कार्यों को करता है। बताए थे, डिटेल में बताए थे, ठीक है, कि कैसे कैसे होता है। हम पहले भोजन करते हैं, भोजन को इंटेक करते हैं, भोजन जाके अंदर पचता है, फिर उसका अवशोषण होता है, अवशोषण से जो ग्लूकोज आता है पूरे सेल्स में पहुंचाया जाता है, सेल्स अपना अपना काम करती है, अपना अपना भोजन ग्रहण करती है, और जो गंदा मटेरियल होता है वो बाहर निकल जाता है। तो कहने का मतलब सब कुछ आपको बताया जा चुका है डिटेल में। वृद्धि तो आवश्यक है तथा टूट फूट का निर्माण करता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। कौन सा विटामिन जो है दूध में नहीं पाया जाता? बताइए। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, सभी। तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है यहाँ पे इस प्रश्न के हिसाब से। तो विटामिन डी दूध में नहीं पाया जाता है, बल्कि इसे जो है हम कहाँ पाते हैं? मछली के तेल में पाते हैं। ध्यान रखिएगा, सूर्य के प्रकाश से ग्रहण करते हैं, जबकि विटामिन ए और बी जो है दोनों दूध में पाया जाता है। विटामिन ए भी दूध में पाया जाता है, लेकिन डी नहीं पाया जाता है। क्यों? विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश में जो सुबह की लाल वाली किरण होती है, उसको उसके में बैठने पे जो है हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, और मछली के तेल से भी होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 13 पे आते हैं। निम्न में से क्या दूध में नहीं पाया जाता है? दूध में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए, तो अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है, कि वसा नहीं पाया जाता है, कि आयरन या कैल्शियम। अमीनो अम्ल का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। अमीनो अम्ल से प्रोटीन बना हुआ है, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक है प्रोटीन का। तो इसका उत्तर जाएगा सी, यानी कि आयरन नहीं पाया जाता है। सब कुछ क्वेश्चन में सब कुछ कराया जा चुका है। तो दूध में आयरन के अतिरिक्त वसा भी पाया जाता है, अमीनो अम्ल भी पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, खनिज पदार्थ पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है।
और इसे पूर्ण आहार भी कहा जाता है। किसको? दूध को पूर्ण आहार भी कहते हैं, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीज़ें पाई जाती हैं जो हमारे शरीर के लिए क्या है, आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं? कार्बोहाइड्रेट का चित्र बेकायदे बना कर दिखाया जा चुका है, पिछले चैप्टर में जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। जो भी कार्बोहाइड्रेट वाला चैप्टर है उसमें जाकर देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल चित्र के साथ जो है बताया गया है। 2 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, मोनोसेक्राइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। मोनोसेक्राइड मतलब कि इसमें जो है एक ही होगा, और डाइसेक्राइड में डाई मतलब 2 होता है, सुक्रोज और माल्टोज, लैक्टोज, इसमें 2-2 होंगे, ठीक है, 2-2 मिलकर बना होंगे। इसमें एक ही होगा, एक ही रिंग होगा। पॉलीसेक्राइड में क्या होगा, 2 से अधिक होंगे, किसी में 3 होगा, किसी में 4 होगा, किसी में 10 होगा, किसी में 20 होगा, अलग बात है। पॉलीसेक्राइड में क्या होगा, स्टार्च हो गया, ग्लूकोज हो गया, ठीक है, ये सब पॉलीसेक्राइड में आते हैं। जो इसके एग्जाम्पल है ना, मोनोसेक्राइड के, डाइसेक्राइड के, पॉलीसेक्राइड के, इसके एग्जाम्पल थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन सा जो है पॉलीसेक्राइड है, कौन सा डाइसेक्राइड है, कौन सा मोनोसेक्राइड है। बस इतना याद कर लेंगे, काफ़ी है, इनफ है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो बताए थे कि बर्फ, कूल और पानी में घुल, ये बताए थे आपको ना। तो बर्फ पानी में घुल जाएगा, ठीक है, तेल पानी में नहीं घुलता है, देखे होंगे आप लोग। तो बी और सी, विटामिन बी और सी जो है पानी में घुलता है, बाकी जो है किस में घुलता है, फैट में, यानी कि ऑयली चीज़ों में ऑयली चीज़ों में घुलनशील होता है। तो घुलनशीलता के आधार पर जो है विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के। तो उत्तर हो जाएगा यानी कि 2 प्रकार के होते हैं। देखिए, विटामिन घुलनशीलता के आधार पर जो 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशीलता विटामिन बी और सी। तो जो देखिए ये इसी का ट्रिक बताया गया है। और जो बचेगा वो किस में घुलनशील हो जाएगा, वो वसा में घुलनशील हो जाएगा। जो भी बचेगा ए डी ई के विटामिन, वो किस में घुलनशील हो जाएगा, वो हो जाएगा वसा में घुलनशील। अब बाकी जो है किस में घुलनशील होगा, पानी में। याद करने का तरीका बता दिए है, ट्रिक, बर्फ घुल, पानी में घुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 16 पे आते हैं। 24 प्रश्न है इस सेशन में, अगले पार्ट में भी 24 प्रश्न होंगे, ठीक है। किस विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? किसका संश्लेषण हमारे शरीर में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। हमारे शरीर मतलब बाहर से हमें नहीं लेना पड़ता है, फलों के द्वारा, सब्जियों के द्वारा या अन्य चीज़ों के द्वारा हमारे शरीर में ही बन जाता है। तो ए और बी है, सी है, विटामिन डी और के है, विटामिन के है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विटामिन डी और के। बताया ना कि सूर्य की रोशनी बैठेंगे तो हमारे अंदर जो है विटामिन डी का निर्माण अपने आप होने लगता है। तो विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में द्वारा किया जाता है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश है, ठीक है। याद रखिएगा, विटामिन डी और के का निर्माण जो है, संश्लेषण या निर्माण हमारे शरीर में ही होता है। क्वेश्चन संख्या 17 पे आते हैं। मानव शरीर के भाग में का कितना प्रतिशत भाग जो है जल होता है? मानव शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? तो 45 से 55%, 55 से 65%, 65 से 75%, 75 से 85%। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। हमारे शरीर का भार का 65 से लेकर 75% जो है क्या है? जल ही जल है, पानी ही पानी है, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर में कुल भार का जो है लगभग 65 से 75% जो है भार क्या है? जल होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 18 पे आते हैं। किस स्थिति के दौरान जो है प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? किस स्थिति के दौरान जो है प्रोटीन की आवश्यकता अधिक होती है? अब इस 4 ऑप्शन में दिए गए, इसके हिसाब से बात करना है। तो गर्भावस्था में होता है, कि आराम की स्थिति में होती है, कि स्तनपान के दौरान होता है, कि दौड़ने के दौरान होता है? उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि स्तनपान के दौरान जो है प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। तो स्तनपान के दौरान जो है स्त्री को प्रोटीन की सर्वाधिक लगभग 25 ग्राम आवश्यकता पड़ती है, जबकि गर्भावस्था में प्रोटीन की आवश्यकता जो है 15 ग्राम पड़ती है, ठीक है। तो दौड़ते समय प्रोटीन की आवश्यकता नहीं, बल्कि कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ती है। कहने का मतलब है कि जो भी स्थितियाँ दिया गया है उसमें जो है स्तनपान कराने वाली महिला को, जो माँ दूध पिला रही है, उसको जो है प्रोटीन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है इन दिए गए स्थितियों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 19 पे आते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चा में होने वाला रोग कौन सा है? बहुत आसान प्रश्न है। क्वासिकोर है, एनीमिया है, रिकेट्स है, या बेरी है? इसको तो इतनी बार बता दिया हूँ कि आपको देखते मार देना चाहिए, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि क्वासिकोर। प्रोटीन कमी से बच्चा में होने वाला रोग जो है क्वासिकोर है, जिसमें बच्चा का हाथ पाँव दुबला हो जाता है और पेट बाहर निकल आता है, ठीक है। हाथ पाँव क्या हो जाता था? दुबला, पेट बाहर निकल आता था, चेहरा जो है मून फेस जैसा हो जाता था। आगे बढ़ते हैं, बाल जो है, बाल भी सही नहीं रहते थे, बाल की स्थिति खराब रहती थी।
6 माह से कम आयु के शिशु को माँ का दूध से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? जो 6 माह से कम का बच्चा होता है उसको माँ के दूध से क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है, अतिरिक्त खनिज प्राप्त होता है, या उपयुक्त सभी? तो उसका उत्तर हो जाएगा डी। अगर माँ का दूध जो है पर्याप्त मात्रा में बन रहा है तो 6 महीने तक जो है, 6 महीने तक बच्चे को कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। कैसे पता करेंगे कि बच्चे माँ का दूध जो है पर्याप्त हो रहा है बच्चे के लिए? तो बच्चा अगर दिन भर में 10 से 15 बार पेशाब करता है तो समझिए कि माँ का दूध क्या है? पर्याप्त मात्रा में है। शैशवावस्था में बालक को 6 माह के अतिरिक्त 6 माह के होने तक सिर्फ माँ का दूध पिलाया जाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, खनिज पदार्थ होता है, पानी होता है, इत्यादि होता है। अच्छा, 6 महीने के बाद क्या करना चाहिए? 6 महीने के बाद एक्स्ट्रा थोड़ा फूड की ज़रूरत होती है बच्चे को, क्योंकि बच्चा का पेट भी जो है अब अनाज को पचाने के लिए थोड़ा बहुत दाल के पानी हो गया, थोड़ा फल हो गया, इन सब चीज़ों को पचाने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसको कहते हैं, जो भी एक्स्ट्रा दिया जाता है उसको कहते हैं पूरक पोषण। 6 महीने के बाद की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 21 पे आते हैं। स्तनपान कराने वाली स्त्री को कितना कैलोरी अतिरिक्त आवश्यकता पड़ती है? जो भी माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है उसको कितना कैलोरी अतिरिक्त होती है? याद करवाए थे इसको, 250 कैलोरी, 350 कैलोरी, 450 कैलोरी, या दूध दिया है 450 कैलोरी, दूध दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम 550 कर दे रहे हैं, तो उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि 450 कैलोरी। ऐसे महिला जो अपने बच्चों को स्तनपान कराती है उसे जो है 450 किलो कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 22 पे आते हैं। सामान्यतः किस अवस्था के बच्चों में प्रोटीन तथा विटामिन की प्रायः कमी देखी जाती है? इसको भी थ्योरी पार्ट में कराया गया था, बताइए कि किस उम्र के बच्चे को प्रोटीन तथा विटामिन में प्रायः कमी देखने को मिलती है? तो शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, या प्रौढ़ावस्था में? तो उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बाल्यावस्था में। देखिए, बाल्यावस्था में होती है 5 से 12 वर्ष की उम्र होती है। स्कूली शिक्षा के दौरान जो है स्कूली बच्चे में प्रायः प्रोटीन की व विटामिन की कमी पाई जाती है, क्योंकि उनमें उस वक्त जो है शारीरिक व मानसिक दोनों प्रकार की व्यस्तता अधिक होती है। शारीरिक व्यस्तता भी अधिक होती है, मानसिक व्यस्तता। शारीरिक व्यस्तता बहुत तेज़ी से ग्रो होता है शरीर, ठीक है। मानसिक व्यस्तता क्या, वो क्या होता है, जो क्या होता है कि मतलब बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, काल्पनिक बन जाते हैं 5 से 12 उम्र में। मनोवैज्ञानिक को याद करिए, बहुत ज़्यादा कल्पना करते हैं, हम ये बन जाएंगे, हम वो बन जाएंगे, हम हवा में उड़ते हैं, हम स्वर्ग में रहते हैं, हम ये करते वो करते, तो बहुत ज़्यादा इसमें कल्पनाशील होते हैं। तो दोनों तरफ से क्या होते हैं, बहुत ही व्यस्त होते हैं बच्चे। क्वेश्चन संख्या 23 पे आते हैं। सामान्य कार्य करने वाले और औसत युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? जो भी सामान्य कार्य करते हैं और औसत युवा पुरुष को प्रतिदिन कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है? 2000 से 3000 कैलोरी, 3000 से 5000 कैलोरी, 3500 से 4000 कैलोरी, या 5000 कैलोरी? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 3000 से 3500 कैलोरी। तो एक सामान्य मनुष्य को जो सामान्य कार्य करता है 3000 से जो है 3500 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि महिला को लगभग 3000 किलो कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। आगे बढ़ते हैं, आज के अंतिम प्रश्न पे आते हैं। कृपया करके भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, ठीक है, इतना बस आपसे रिक्वेस्ट है। आर्थिक स्थिति के अनुसार संतुलित आहार के कितने भागों में बांटा जाता है? आर्थिक स्थिति के अनुसार जो है संतुलित आहार को कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में? उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि 3 भागों में। संतुलित आहार को 3 भागों में बांटा गया है। कीमती आहार बताए थे आपको, दूध, अंडा, मछली, फल इत्यादि, मांस इत्यादि, लेकिन कितने मात्रा में? पर्याप्त मात्रा में, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में, जितना चाहिए उतना, पर्याप्त मात्रा में। समतुल्य यानी कि दूध, मांस कम मात्रा में, दूध मांस कम मात्रा में होगा, अनाज, दाल, सब्जी अधिक मात्रा में होगा, तो ठीक है, ये समतुल्य है। अल्प मात्रा क्या है? सिर्फ अनाज व दाल कम मात्रा में, सिर्फ अनाज और दाल ही कम मिले कम मात्रा में। तो ये जो है आर्थिक स्थिति पर, जिस स्थिति में आदमी होता है उस स्थिति के अनुसार जो है इन आहारों को लेता है। इसी के साथ जो है चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।